आइए अब समझते हैं पेंसरोसो को हिंदी में। मुझसे दूर हो जाओ, तुम सिर्फ भ्रामक सुख हो जो ऊपरी खुशी देता हो। कवि कह रहा है कि वह ऊपरी और दिखावटी खुशियों से दूर जाना चाहता है। उसे लगता है कि ये खुशियाँ उसे धोखा देती हैं। तुम उस सुनहरी भेंट की तरह हो जो सपने में आई है, न कि असली चीज़। तो कवि इन खुशियों को सपने की तरह बताता है जो देखने में अच्छी लगती है लेकिन हकीकत में दूर होती है। ये असली और टिकाऊ नहीं होती। कितनी थोड़ी शक्ति से तुमने मुझ पर इतना ज़्यादा कब्जा कर लिया है। तो कवि हैरान है कि इन छोटी और नकली खुशियों ने उस पर इतना गहरा प्रभाव कैसे डाला। तुम आज संतुष्ट हो, एक विचारशील मन को अपनी सभी तैरती हुई खुशियों से बहलाकर। कवि कहता है कि ये खुशियाँ आज खुश हैं क्योंकि इन्होंने एक सोचने समझने वाले मन को अपनी हल्की फुल्की और अस्थायी खुशियों में उलझा लिया है। किसी खाली भूखे व्यक्ति की तरह जीना। कवि अपनी स्थिति की तुलना एक ऐसे व्यक्ति से कर रहा है जो अंदर से खाली और अतृप्त है, शायद क्योंकि वह इन झूठी खुशियों के पीछे भाग रहा है। अपनी हल्की और धुंधली कल्पनाओं के साथ पूरी तरह से व्यस्त रहना। कवि खुद को ऐसी कल्पना में खोया हुआ महसूस करता है जो हल्की और धुंधली है, यानी उसका कोई ठोस आधार नहीं है, सिर्फ संख्याओं की तरह विस्तार से। यह पंक्ति थोड़ी अस्पष्ट है, लेकिन इसका मतलब हो सकता है कि ये खुशियाँ सिर्फ दिखावटी हैं, जैसे बड़ी समस्याएं जो वास्तव में कुछ खास मतलब नहीं रखती, ठीक उसी धूल की तरह जो धूप में नाचती है। कवि इन खुशियों की तुलना धूप में नाचती हुई धूल से करते हैं, जो पल भर के लिए सुंदर दिखती है लेकिन वास्तव में महत्वहीन और क्षणभंगुर होती है, या हमारे सपने में तैरती हुई छवियों की तरह। फिर से कवि इन खुशियों को सपनों की छवियों से जोड़ते हैं, जो वास्तविक नहीं होती और जल्दी ही गायब हो जाती है। तुम उस अनिश्चित समूह का हिस्सा हो जो मॉर्फियस यानी नींद के देवता का अनुसरण करता है, यह सुझाव देते हुए कि ये आनंद अनिश्चित और अस्थायी है। कवि इन खुशियों को नींद के देवता मॉर्फियस के अनुयायियों के समूह का हिस्सा बताते हैं, जिससे पता चलता है कि ये खुशियाँ नींद की तरह क्षणिक और अविश्वसनीय है। तो इन पंक्तियों में ऊपरी और भ्रामक खुशियों की आलोचना कर रहा है कवि, और बता रहा है कि कैसे ही असली और गहरी संतुष्टि से दूर ले जाती है। वह इन खुशियों को क्षणभंगुर और खोखला और अवास्तविक मानता है। तो आगे जो स्पीकर है वो कहता है, लेकिन मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, उदासी और शांत उदासी। कवि उदासी और शांत मायूसी का स्वागत कर रहा है, शायद इसलिए कि उसे ऊपरी खुशी में सच्ची शांति नहीं मिलती। तुम्हारी सबसे दिव्य उदासी का स्वागत है। कवि उदासी को भी दिव्य या पवित्र मान रहा है, शायद इसलिए कि यह उसे गहराई से सोचने और महसूस करने का मौका देती है, जिसकी पवित्र उपस्थिति बहुत ज़्यादा उज्जवल है। तो ये विरोधाभासी रूप है, यह अंधेरा कर देती है। जैसे यह एक विरोधाभास है। कवि कहता है कि उदासी की उपस्थिति इतनी उज्जवल या तीव्र है कि यह सब कुछ अंधेरा कर देती है, यानी दूसरी खुशियों को धुंधला कर देती है। पूरी तरह से समझने के लिए हमारा साधारण मानवीय समझ को सीमित कर देती है। कवि कहता है कि उदासी की गहराई को पूरी तरह से समझना हमारी सामान्य इंसानी बुद्धि की सीमा से परे है, और इसलिए देखने के हमारे सीमित तरीके से, हमारी सीमित समझ के कारण हम उदासी को पूरी तरह से नहीं देख या समझ पाते हैं। तुम्हें गहरे रहस्यमय ज्ञान के रूप में सजाया गया है, यानी उदासी को गहरे और रहस्यमय ज्ञान के रंग से रंगा हुआ बताया गया है, जो यह बताता है कि उदासी में गहरी समझ छिपी होती है। कला का ऐसा काला रंग है जिसका बहुत महत्व है। कवि काले रंग के महत्व पर जोर दे रहा है, जो अक्सर उदासी और रहस्य से जुड़ा होता है। काले रंग की रानी, जो महान राजकुमार मेमनन की बहन होगी, ग्रीक पौराणिक कथाओं में एक आकृति जिसकी माँ भोर थी और अंधेरे विशेषताएं के लिए जानी जाती थी।
जो एक महान और शाही वंश का सुझाव देती है। कवि काले रंग की तुलना एक रानी से करता है और उसे राजकुमार मेमनन की बहन बताता है जो अंधेरे रंग से जुड़े थे। यह काले रंग को एक महान और शाही दर्जा देता है, शायद उदासी की गहराई और महत्व को दर्शाता है। या इस इथियोपियाई रानी के काले रंग की तरह जो सितारों से सजी रात में सुंदरता से सजी थी। कैसियोपिया एक तारामंडल है, फिर से अंधेरे को सुंदरता और रॉयल्टी से जोड़ती है। कवि एक इथियोपियाई रानी कैसियोपिया के काले रंग की तुलना सितारों के सजी रात से करता है जो अंधेरे को सुंदरता और शाहीपन से जोड़ता है। कौन यह दावा करने की हिम्मत करेगा कि उसकी सुंदरता उससे ज़्यादा थी। कवि पूछता है कि कौन यह कहने की हिम्मत करेगा कि उस रानी की सुंदरता उदासी और काले रंग से ज़्यादा थी। जो यह बताता है कि उदासी में भी अपनी एक खास सुंदरता और महत्व होता है। इन पंक्तियों में कवि उदासी का स्वागत कर रहा है और उसे एक गहरी, रहस्यमयी और महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में चित्रित कर रहा है। वह उदासी को ज्ञान, सुंदरता और शाहीपन से जोड़ता है, जो यह दर्शाता है कि यह ऊपरी खुशियों से कहीं ज़्यादा गहरी और मूल्यवान हो